है? एक दूसरे मैसेज आते हैं। अच्छा, हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग। आज हमारी बसंत पंचमी की क्लास का 15th डे है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तारीख है 3 मार्च है, कल 4 मार्च को जो एसबीआई का एग्जाम है, कल उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से आपको मिल सकते हैं। आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से देखना, मैं इसे आपको पढ़ाता हूँ। क्या आपको आवाज के बारे में मुझे बता दीजिए, क्या आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? पुष्पा सहारन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज के बारे में एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट के द्वारा। ठीक है, सभी कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। ठीक है, मैं क्लास की करता हूँ, शुरुआत करता हूँ और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप लोग जवाब देते रहना। और कल हमारी लास्ट क्लास होगी बसंत पंचमी की, और फिर उसके बाद हम कल शाम को 4 तारीख को पूछे गए एसबीआई के क्वेश्चनों का एनालिसिस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? which of the following statement is not true about the scheme to provide drones to the self help groups? महिलाओं के एसएचजी को ड्रोन वाली जो ये स्कीम है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ये सही है। इस योजना के तहत 15,000 महिलाओं को ड्रोन मिलेंगे, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि ये योजना 23-24 से 27-28 तक के लिए, ये गलत है। ये योजना 2024-25 ईयर में शुरू होगी और ये योजना 2025-26 में खत्म हो जाएगी। बस ये 2 ही वर्षों के लिए शुरू की गई है। और तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो इसका आंसर जो होगा वो ये सही है। और इस योजना का लाभ किसानों को भी मिलेगा, जो किसान महिलाएं हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, तो इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? भारत की जीडीपी की वृद्धि दर बहुत अधिक रही, 7.8 रही। जुलाई के सितंबर का समय बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सकल घरेलू जो सकल मूल्य जोड़, यानी कि इसको कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन, जो है वो किसका सबसे ज्यादा रहा? ये आपने मुझे बताना है कि विनिर्माण का सबसे ज्यादा रहा, या फिर निर्माण का सबसे अधिक रहा, होटल का, परिवहन का, दूरसंचार का रहा, या एग्रीकल्चर ने सबसे ज्यादा ग्रो किया? तो आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देता है। देखिए, भारत की जो पिछले साल की जो जीडीपी, जो जीवीए था, यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन जो था, ग्रोस वैल्यू एडेड जो था, ये सबसे ज्यादा विनिर्माण का था। विनिर्माण का था 13.3%। विनिर्माण में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई जीडीपी में। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, देखो विनिर्माण और निर्माण में थोड़ा फर्क होता है, इसकी 13.3 रही। और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, मीडिया वगैरह, इनका रहा 4.3% ही योगदान रहा सिर्फ जीडीपी में। और मेरा भारत बदल रहा है, और एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन की जीडीपी में योगदान सिर्फ 1.2% रहा। तो आप मुझे बताएंगे इसका, ये नोट कर लीजिए आंकड़े, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जीडीपी में किसका योगदान कितना रहा। तो इसका आंसर विनिर्माण है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बीमा कंपनियों पर विचार कीजिए और बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों के संदर्भ में देखें तो 4, 2, 3, 1। दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का नाम है अलायंस एसई है, ये दुनिया में 1 नंबर पर आती है। दूसरी कंपनी आती है, चीन की आती है, चाइनीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तीसरे नंबर पे निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जापान की आती है, निप्पॉन 3 नंबर पे है। और चौथे नंबर पे भारत की एलआईसी आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी एलआईसी का जो है मार्केट कैप जो है वो कितना है, बाजार मूल्य कितना है,
तो LIC का बाजार मूल्य 503.07 यूएस डॉलर है। 503.07 यूएस डॉलर जो है ये LIC का है। ये LIC का मार्केट शेयर है, दुनिया में चौथी बड़ी बीमा कंपनी है। और जो ये अलायंस लाइफ इंश्योरेंस है इसका 750.2 बिलियन है। ये सारे डेटा बिलियंस में आ रहे हैं, तो ये है 750.2 बिलियन, इसका 750.2 बिलियन है डॉलर है। तो सबसे बड़ी कंपनी अलायंस इंश्योरेंस है, वो जर्मनी की बीमा कंपनी है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ये हमने क्वेश्चन देख लिया। वर्ष 2023 की 5वीं मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2023 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सेवाओं के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा को कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। देखिए, हॉस्पिटल और एजुकेशन के लिए पहले यूपीआई लेन देन 1 लाख रुपए कर सकते थे, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया था, अभी एग्जाम हुआ था, अभी 25 को जो एग्जाम हुआ था एसबीआई का, उसमें कुछ और चीजें पूछी गई थी। उसमें पूछा गया था कि अगर हमें कैपिटल मार्केट जो होता है, पूंजी बाजार होता है, जैसे एएमसी, जैसे ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट की पूछी गई थी सीमा कितनी बढ़ाई गई है। कैपिटल मार्केट की सीमा कितनी है, जिसमें एएमसी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, इसकी सीमा कितनी कर दी गई है। इसकी सीमा पहले 1 लाख थी और इसको 1 लाख से बढ़ाकर कर दी 2 लाख की गई है। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सीमा बढ़ा के 2 लाख की गई है। ये क्वेश्चन पिछले साल अभी 25 फरवरी को जो एसबीआई का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। आगे वाले एग्जाम में ये भी आ सकता है। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जैसे कि कोई लोन हमें भुगतान करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना है, उसकी सीमा कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना है, आपने कोई चीजें उधार ले रखी है और यूपीआई के माध्यम से पे करना है, या फिर ईएमआई भरनी है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट भरनी है, तो इसकी सीमा भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख ही की गई है। इनकी सीमा भी 2 लाख है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न क्वेश्चनों पे विचार करना है। बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में साख का वितरण, बैंक आजकल लोन बहुत दे रहे हैं। अगला आता है कि निगमित निकायों द्वारा अग्रिम करों का भुगतान करना। आजकल जो भारत सरकार की जो कॉर्पोरेट बॉडीज है वो एडवांस्ड टैक्स भर रही है। अभी एलआईसी को बहुत अधिक टैक्स रिफंड आया है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व धन विदेशी विनिमय बाजारों में हस्तक्षेप करना। आजकल भारत दूसरे देशों के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हस्तक्षेप कर रहा है और साख की मांग की तुलना में वर्धिकारी जमा वृद्धि कम रहना। आजकल लोन की मांग की तुलना में जमाएं जो है, जमाएं थोड़ी हो रही है, डिपॉजिट तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है, यानी साख की मांग बढ़ रही है। लोग लोन तो ज्यादा ले रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे ज्यादा। इसमें से बताना है कि बैंकों में लिक्विडिटी की स्थिति कमजोर हो रही है, बैंक के पास रुपया नहीं रहता आजकल। क्या ये चारों ही कारण है या इनमें से कोई 3 कारण है। बैंक के पास आजकल पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक आजकल ज्यादा लोन बांट रहा है, लोगों को पैसे अधिक दे रहा है। 2 है कि टैक्सों का भी एडवांस भुगतान हो रहा है। भारतीय रिजर्व धन विदेशी विनिमय हस्तक्षेप हो रहा है। आजकल भारत विदेशी जो मार्केट्स है उनमें इन्वेस्ट कर रहा है और भारत में साख की तुलना में जमा वृद्धि दर थोड़ी है, जमा थोड़ा हो रहा है, लोन ज्यादा दिया जा रहा है। तो सारे ही रीजन है। आजकल यानी कि कैश नहीं है, बैंकों के पास में कैश का क्रंच है, लिक्विडिटी नहीं है। वैसे पैसे तो है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि बैंक आजकल लोन ज्यादा दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम के विकास में निम्नलिखित में से कौन से निकाय का योगदान नहीं है। उद्गम पोर्टल, क्या आपको आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स?
पुष्पा सारण कह रही आवाज रुक गई है। आवाज के बारे में मुझे बताइए, आवाज नहीं आ रही तो बताइए। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, जरा मुझे बताइए, फिर मैं क्लास देखता हूं जरा आवाज के बारे में। मुझे तो लगता है आवाज आ रही है। आवाज के बारे में बताइए। अभी हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए, स्टाफ को बुलाऊं मैं, आवाज नहीं आ रही तो? एक मिनट। शायद बफरिंग हो रही है आवाज में। हेलो, देखना आवाज की प्रॉब्लम बता रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक बार मैं आपको स्टूडेंट्स आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं। आप मुझे बताना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम के विकास में निम्नलिखित में से कौन से निकायों का सहयोग नहीं है? तो एक आरबीआई की 5 क्या है सबसे, आरबीआई की 5 क्या है सब्सिडरीज हैं। आरबीआई की 5। अब आवाज के बारे में जरा बता दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आवाज बीच बीच में कट रही है आवाज सर, इसको चेंज कर दिया तो ये वाला ये हो सकता है 4 दिनों में। अब मुझे बताइए आवाज के बारे में, अगर आवाज चेंज करनी है तो मैं चेंज कर दे, ये माइक चेंज कर लिया है मैंने, मेरे हिसाब से तो आवाज ठीक आ रही है। देखो आरबीआई की कुछ सहायक एसोसिएट्स के संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई की एक तो है रैबिट है, एक इफ्टास है, एक बीआरबी एनएमपी है, एक आरबीआई की सहायक संस्था आरबीआईएच है, एक और बताइए और कौन सी है? अब ठीक है ना, आरबीआई की सब्सिडरीज बताइए और कौन कौन सी है? आरबीआई की रैबिट है, इफ्टास है, आरबीआईएच है, और बताइए कौन सी आरबीआई की सहायक संस्थाएं हैं? आरबीआई की सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं? कोई मुझे बताएगा? अरे आवाज, अब इसका आंसर नहीं दे रहे आप। आरबीआई सब्सिडरीज, देखो आरबीआई की जो सब्सिडरीज है ना, एक तो डीआईसीजीसी है, बीआरबीएनएमपी है, रैबिट है, आरबीआईएच है, तो एक और कौन सी रह गई है? डीआईसीजीसी है। तो ये आरबीआई के अंडर में काम करती है। ये 5 संस्थाएं रिजर्व बैंक के अंडर में काम करती हैं। क्वेश्चन होता है कि उद्गम पोर्टल में किसका योगदान नहीं है? उद्गम पोर्टल में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का योगदान नहीं है। रैबिट, इफ्टास और सहयोगी बैंकों ने मिलकर उद्गम पोर्टल बनाया है। ठीक है, तो इसमें 3 संस्थाओं का योगदान रहा, रैबिट का है, इफ्टास का है, और सारे बैंक्स जो आरबीआई के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, अगले क्वेश्चन का आंसर है भारतीय पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में बिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों की संख्या दिसंबर 2023 के मध्य में 500 से अधिक हो गई है। भारत के शेयर बाजार में अब जो है बिलियन डॉलर वाली कंपनियों की संख्या 500 हो गई है। बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर भारत का चौथा स्थान हो गया है। भारत ने हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के शेयर बाजारों में भारत का स्थान चौथा हो गया है। तो दोनों ही कथन सही है। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार अमेरिका का है, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है। दुनिया का दूसरा बड़ा शेयर बाजार जो है वो चाइना का है। दुनिया का तीसरा बड़ा शेयर बाजार जापान का है, निकाई है। और दुनिया का चौथा बड़ा शेयर बाजार जो है वो किसका हो गया है? भारत का हो गया है। इंडिया का चौथा शेयर बाजार है। और 5वें नंबर पे हांगकांग है। हांगकांग अब 5 नंबर पे आ गया है, पहले भारत था इस नंबर पे।
पहले भारत 5वें नंबर पे था, भारत 4थे नंबर पे आ गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बकाया ऋणों की अपलिखित यानी कि रिटर्न ऑफ किए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2014-15 एवं 22-23 के बीच में 10.42 लाख करोड़ के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया। भारत के कितने पैसे हमने मान लिए थे कि डूब गए हैं, इन सालों में कितने पैसे हमने इसको डिस्काउंट अकाउंट में डाल दिया कि हमारे ये पैसे नहीं आएंगे, और फिर भी इन बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से हमने 1.61 लाख करोड़ की वसूली भी कर ली। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इतने तो लोन पहले डूब गए थे, इतने हमने वापस वसूल कर लिए इसमें से, तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इस पर विचार करना है। इसकी अवधारणा G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। यह एक स्वैच्छिक एवं सुझाया गया फ्रेमवर्क है। G20 देशों में संस्कृति व सांस्कृतिक विरासत के प्रोन्नयन एवं संरक्षण हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त करने पर सहमति है। कौन सा कथन सही है? देखते कौन इसका जवाब सबसे पहले देगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या ये तीनों इधर थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को इस पे काम करना है। देखते कौन इसका जवाब सबसे पहले देगा। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी सही है। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन किसने लाया है? भारत में जब से यूपीआई आया है, भारत परिवर्तन हो गया। 2016 के बाद भारत में यूपीआई आ गया। भारत में जैम ट्रिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैम ट्रिनिटी का मतलब है जन धन खाते खोले गए। भारत में आधार योजना को लाया गया, आधार योजना को और आगे बढ़ाया गया। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपने देखा, जैम JAM, एम का मतलब मोबाइल, और सब चीजों को मोबाइल से जोड़ा गया। आजकल हम अपने अगर गैस की बुकिंग भी करते हैं, सीधी मोबाइल से हो जाती है। तो हमारे देश में तीन चीजों ने हमारा सब कुछ जो हमारे भारत को चेंज किया, वो है जनधन, आधार और मोबाइल। ये जैम ट्रिनिटी कहते हैं। ONDC प्लेटफॉर्म बन रहा है, जैसे कि अमेजोन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। भारत का सरकारी प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसमें भारत के सभी लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ONDC। और एक कोविन ऐप हमारे देश में आई, जिसमें हमने लोगों को वैक्सीनेशन दिया, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में लाए थे। तो ये सारी चीजें ही भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में इसका सहयोग कर रही थी। आगे आता है कि भारतीय खाद्य तेलों के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका रहा? भारत में सबसे ज्यादा जो एडिबल ऑयल थे, भारत में किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक रहा? सरसों और सोयाबीन का उत्पादन। सरसों और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा रहा। भारत में मुद्रास्फीति की गणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आंकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, ये सही है। भारत में महंगाई दो प्रकार से नापी जाती है, WPI एंड CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आकलन मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के स्तर पर किया जाता है।
अगला प्रश्न आता है कि थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्माणी वस्तुओं का भार अधिक है। थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्माणी वस्तुओं का भार अधिक है, ये भी सही है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य मदों का अपेक्षाकृत अधिक योगदान है। देखो, जब हम होलसेल इंडेक्स निकालते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, तो विनिर्माणी वस्तुओं को लेते हैं ज्यादा, और जब हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेते हैं तब अपनी जो फूड आइटम्स है, जो खाने पीने वाले आइटम्स हैं, उनको देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन इसमें बी वाला गलत है कि मुद्रास्फीति का आकलन मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है। नहीं, ये थोड़ी करता है, भारत की जो स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है वो उसके द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? मौद्रिक नीति समिति वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें होती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। मौद्रिक नीति समिति में 7 सदस्य होते हैं, ये गलत है, 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर। और ये 6 मेंबर 4 वर्षों के लिए अपॉइंट होते हैं, 4 वर्ष के लिए। ये 6 मेंबर कितने वर्ष के लिए हैं? 4 वर्ष के लिए। और मौद्रिक नीति समिति एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। और फिर उसके बाद सॉरी, ये तो सारे ये भी गलत है, ये संवैधानिक निकाय तो नहीं है, ये गलत है। और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी गलत है। तो ये चारों गलत है, इसमें सही पूछा है तो इसका आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन हो गया, इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए नंबर सही है। और इसमें ये भी बात करते हैं कि इसमें जो भारत सरकार के द्वारा जो ये नियुक्त होते हैं ना, आपको पता है 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं ना, ये 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के तो मेंबर आरबीआई के हिसाब से रहेंगे, गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करती है वो 4 साल के लिए अपॉइंट करती है। आगे आता है मुक्त बाजार बिक्री योजना। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत निम्न में से किसकी बिक्री की जाती है? जब देश के अंदर खाने पीने के सामान का रेट बहुत बढ़ जाते हैं, लोगों की पहुंच से खाने पीने का सामान हाथ में नहीं आता, तो सरकार कुछ चीजों का स्टॉक रखती है अपने पास और मार्केट में सरकार बेचने लग जाती है वो चीजें। वो 2 चीज है, गेहूं और चावल, ये सरकार के पास हमेशा उपलब्ध रहती है और ओपन मार्केट में इसको सेल करती है सरकार। ठीक है, तो ये सरकार की एक स्ट्रेटजी होती है। जब सरकार को आवश्यकता होती है तो किसकी बिक्री करती है सरकार? गेहूं और चावल की, क्योंकि भारत में यही 2 चीजें ज्यादा खाई जाती हैं। आगे आता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेपो रेट में कमी करना, रेपो रेट गिराएंगे तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, लोन सस्ते हो जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे में वृद्धि होना, जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो सरकार नए नोट छापेगी, इससे भी महंगाई बढ़ेगी। नगदी आरक्ष अनुपात यानी कि सीआरआर में वृद्धि करना, जब बैंक की सीआरआर में वृद्धि होती है तो बैंक को आरबीआई के पास ज्यादा पैसे रखने पड़ते हैं, वो मार्केट में ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, तो मार्केट में पैसा इससे घटता है। विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धि होना, जब विदेशों से बहुत पैसा आ रहा होता है, इससे भी महंगाई बढ़ती है। तो क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति कम होने लगती है। मुद्रास्फीति किससे घटेगी? जब सीआरआर बढ़ाएंगे, जब सरकार क्या करेगी? सीआरआर को बढ़ाएगी। सीआरआर क्या होते हैं? सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशो, जो पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। जब आरबीआई के पास अधिक पैसे रखेंगे, बैंक लोगों को नहीं देगा पैसे, आरबीआई को देगा ज्यादा, तब लोगों के पास में कैश की मात्रा घट जाएगी। तो केवल 3 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू का 9.24% था और 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% था। दोनों सही हैं ये तो। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती की गई है। हाँ, ये भी सही है। और 2022-23 एवं 23-24 में कर राजस्व में वृद्धि होने से राजकोषीय घाटे के स्तर को कम करने में मदद मिली है। आजकल भारत को टैक्सों से पैसा अधिक आने लग गया है, जिससे भारत को जो है राजकोषीय जो घाटा है वो
क्या हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। हमें राजकोषीय जो है ना घाटा वो इतना नहीं हो रहा। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही असत्य है। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन सही लग रहा है मुझे और ये भी सही लग रहा है। और राजकोषीय ये लिखा है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय में एक भारी कटौती नहीं की गई। भारत का इस साल का जो बजट है वो 47 लाख करोड़ रुपया है, जो बहुत ज्यादा है। और इसमें पूंजीगत व्यय जो है, कैपिटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो है 1,11,111 करोड़, जो कि 16% अधिक है। तो भारत सरकार द्वारा बजट में कटौती नहीं की जा रही, ये कह रहे भारी कटौती की गई है, नहीं की गई। एक्सपेंडिचर हम बढ़ा ही रहे हैं अभी भी, तो ये प्लस हो रहा है, ये गलत है। ये सही है, भारत की राजकोषीय घाटा कितना था, 9.24 था। और इस साल का राजकोषीय घाटा अब जो बजट पेश हुआ इसमें 5.9% है, ये दोनों सही हैं। और राजकोषीय घाटे को थोड़ा करने के लिए टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे हमारा जो घाटा है वो थोड़ा होगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो जो होगा इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में ना अभी ये सेल ब्रॉडकास्टिंग अलर्ट सिस्टम आजकल प्रयोग होने लग गया है। लखनऊ के अंदर एक आपदा वाणी सेंटर लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा क्या होगा, आपदा की कोई भी आपदा आएगी उससे पहले लोगों को वाणी में बता देंगे कि तूफान आने वाला है, अंधेरी आने वाली है, बचाव रखो। ये भारत सरकार का जो दूर संचार विभाग जो है, जिसको हम ट्राई कहते हैं, ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। और भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो हमारा प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अथॉरिटी होती है, प्राधिकरण। इन्होंने मिलके ये शुरू किया है। ये सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ है अभी, और बिहार में इसका नाम है नीतीश है। बिहार में भी शुरू हुआ है, बिहार ने अपने मुख्यमंत्री के नाम पे रखा है इसका नाम, नीतीश। ये आजकल ये सुनामी की, चक्रवात की, भूकंप की जानकारी दे देगा, ये सामाजिक सुरक्षा का संदेश भी देगा, संग्रह लोगों को बाहर निकालने के लिए है, ये आपातकालीन सूचना देने के लिए है। तो ये सभी इसके आंसर सही हैं। तो इसके आंसर ये सही है। आजकल ये सिस्टम बनाया जा रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा किया जाए, अलर्ट सिस्टम हो, लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाए। छतरी भ्रमण, आजकल ना भारत का एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर एक कैनोपी लगाई है। नेशनल पार्कों के अंदर उस छतरी के ऊपर जाके उस नेशनल पार्क को अच्छे से देखा जा सकता है। आमतौर पे नेशनल पार्कों में जंगली जानवर बहुत होते हैं और ऐसा खतरा बना रहता है कि जंगली जानवर उन पे अटैक ना कर दे, तो इस प्रकार की एक छतरी बनाई गई है। ये छतरी कर्नाटक राज्य के ये कौन से नेशनल पार्क में बनाई गई है, कालीबाग अभयारण्य में बनाई गई है। तो इसका उत्तर 1 नंबर सही है, ये इस अभयारण्य में बनाई गई है। सी बकथोरन के संबंध में निम्न से कौन से कथन पर विचार कीजिए। कंटीली झाड़ी है जिस पर नीले रंग खाने योग्य बेरी पैदा होती है। यह लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति किन्नौर के कुछ भागों में जंगली रूप से उगती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ये वाली जो सी थोरन जो है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आई थिंक मेरे हिसाब से सी थोरन के संबंध में ये सारे कथन ही सही है, क्योंकि ये जो औषधि के रूप में भी इसको कामयाबी नहीं आई है। इससे ये पेट, हृदय, त्वचा के रोग भी ठीक किए जा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी है, और ये लद्दाख में भी पाई जाती है, ये उत्तराखंड में भी और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलती है। तो ये वनस्पति भारत में भी आई है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि साइमा वाजिद कौन है।
ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है, बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना की बेटी है, शेख हसीना की बेटी है, और इसको अपॉइंट किया गया है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ एशिया की रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये WHO से रिलेटेड है। 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी जो ज्यूरी का अध्यक्ष कौन है, जो ज्यूरी का जो लीडर कौन है, ज्यूरी का लीडर है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ओजस प्रवीण देव ताले किस खेल से संबंधित है? देखो ये जो है, ये सारों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। पिछले भी एग्जाम में अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आया था, वो खिलाड़ी का नाम पूछा था किस खेल से संबंधित है, तो ये अर्जुन पुरस्कार मिला है इनको। तो ये देव है, देव क्या चलाते थे? तीर चलाते थे। तो याद कर लो कि देवता क्या चलाते थे? तीर चलाते। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। ये क्या नाम है? शिव शंकर एम, किस खेल से संबंधित है? इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो आप याद कर लो कि शिव भगवान क्या कर रहे हैं? व्यायाम कर रहे हैं। तो इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नाम क्या? मोहम्मद। एक मोहम्मद अली मुक्केबाज होता था जिसको कैशियस क्ले भी कहते थे, बॉक्सर। तो मोहम्मद हुसामुद्दीन किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। एक आर वैशाली जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये तो पता ही है आपको, ये आर वैशाली प्रज्ञानंदा है, ये शतरंज की खिलाड़ी है। इसका भाई भी ग्रैंड मास्टर है। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से है। इन सभी को अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। और भी थे, मैंने इसमें थोड़े से लिए हैं आपके सामने। आगे देखते हैं। फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायज, ये नाम याद कर लो कौन है? फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायज, फ्रांस की बेटनकोर्ट मायज है, माए है ये, माए नहीं माए। इसने कॉस्मेटिक कंपनी का नाम क्या है? ये लॉरियस की मालकिन है। दुनिया की सबसे अमीर महिला है, दुनिया की सबसे अमीर महिला। ये एक रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है। ये किससे संबंधित है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे अमीर महिला। इसकी मां भी अमीर थी, पहले मां थी, 2017 तक इसकी मां अमीर थी। इसकी मां ने भी सबसे अमीर महिला का ताज पहना था 2017 तक। और अब ये लड़की है। ये प्रीति रज्जक कौन है? इसने किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है? ये एक ट्रैप शूटर है, ये शूटिंग की खिलाड़ी है। और इसका भी, इसने अभी किस पोस्ट पर प्रमोशन होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। लेडीज विदाउट मेहराम, मेहराम का मतलब अभिभावक होता है, गार्जियन होता है। पहले हज की यात्रा पर महिलाएं अकेली नहीं जा सकती थी। अब हमारी जो एक मंत्री है स्मृति ईरानी, जो है स्मृति ईरानी, जाके आई है अभी सऊदी अरब, और वहां की एक मंत्री से मिली है, और वहां पर जाके इन्होंने समझौता कर लिया है कि हम अकेली महिलाओं को भेजेंगे। तो लेडीज विदाउट मेहराम, यानी उनके साथ उनका अभिभावक नहीं है, फिर भी वो महिलाएं अगर वो जाना चाहती हैं तो वो जा सकती है, उनको रोका ना जाए। तो ऐसा एक एग्रीमेंट किसने किया है? स्मृति ईरानी ने किया है। ठीक है, तो ये क्या नाम है इस महिला का? स्मृति जुबिन ईरानी है। इसके द्वारा अभी ये इन्होंने, इसका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, जिसके साथ इन्होंने वो सऊदी अरब में जाके जो ये किया है, जिसके द्वारा अब हम भारत में महिलाओं को बिना किसी उनके अभिभावक के भी भेज सकते हैं। चलो, मुझे मिल नहीं रहा उस महिला का नाम जिनके साथ के, वाजिद ऐसा कुछ नाम है। तो ये है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हज यात्रा पर, ये हज के लिए किया गया है। हज पर महिलाओं को सऊदी अरब में मक्का मदीना की यात्राओं के लिए भेजते हैं, तो अकेली जा सकती है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन अभी शुरू कर रखा है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन सा ऑपरेशन है? सर्वशक्ति। भारत की कौन सी कंपनी ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए
वैक्सीन लॉन्च की है। भारत की पहली हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च हुई है, स्वदेशी भारत में बनी है। इसको लॉन्च किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने लॉन्च किया है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल द्वारा लॉन्च किया गया है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किताब लिखी है एमजे अकबर द्वारा लिखी गई किताब है। वेलकम टू द पैराडाइज, ये किताब ट्विंकल खन्ना की किताब है। एक रघुराम राजन ने किताब लिखी है, रघुराम राजन ने। आप मुझे बताएंगे रघुराम राजन की किताब कौन सी है? मैं 2 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा कि रघुराम राजन ने कौन सी किताब लिखी है। और ये भारत के रघुराम राजन कौन थे? भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कृपया मुझे बताइए। और सबसे पहला जवाब जिसका आएगा मैं उसका नाम भी बताऊंगा कि इस बच्चे ने ये सबसे पहला जवाब दिया है। रघुराम राजन द्वारा लिखी गई किताब का नाम किसी ने नहीं बताया अभी तक, बताइए, कोशिश कीजिए। अभी हाल ही में इस महीने में रघुराम राजन द्वारा लिखी गई किताब है, बिल्कुल सही किताब है। ये किताब का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। ये किताब इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड। ये किताब रघुराम राजन द्वारा भी लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट किताब है। ये रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2024-25 के अंतरिम बजट पर कुल कितना व्यय किया जाएगा? अंतरिम बजट में 47,65,768 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और पूंजीगत व्यय कितने लाख करोड़ पहुंच गया? और यह अनुमान से कितना ज्यादा है? पूंजी लाख व्यय है 1,11,111 करोड़ है, और ये 16.9% ज्यादा है। अभी मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में, ये पिछले साल से अनुमानों से 16.9% ज्यादा है ये, ठीक है। और देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में एक आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया वित्त आयोग के लिए। इनका वित्त आयोग अलग बनाया गया है अभी। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष है अनिल कुमार झा। एक और मैंने झा भी बताया था आपको, झा कौन है वो। आगे हम देखते हैं ब्रांड फाइनेंस की 2023 की रैंकिंग में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड वी चैट है। कौन सा है? वी चैट दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रांड फाइनेंस की 2024 के अनुसार भारतीय ब्रांड सबसे मजबूत कौन है? सबसे अधिक भारतीय ब्रांड है जियो सबसे ज्यादा मजबूत ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस की 2024 की रैंकिंग में जियो किस स्थान पर है? जियो का रैंक है 17वां रैंक है। उस रिपोर्ट में 17वां रैंक है। भारत में 1 नंबर पर है ये, भारत में 1 नंबर पे है ये, भारत में नंबर 1 है। ये 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं। आप मुझे बताएंगे भारत में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और उनका मूल्य कितना है? 16 जनवरी 2024 को भारत में 112 यूनिकॉर्न्स थे और इनकी वैल्यू 30 लाख करोड़ की वैल्यू है, ठीक है। और देखेंगे भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? ये स्टार्टअप्स में सबसे आगे राज्य कौन कौन से हैं? स्टार्टअप्स में सबसे आगे है गुजरात है, कर्नाटक है, फिर केरल है। सबसे अच्छे स्टार्टअप्स बताइए। हाँ, श्रीलंका के लिए बताया था। क्या था श्रीलंका के लिए? बिल्कुल, ये 3 अच्छे स्टार्टअप्स में अच्छा काम किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखे वाइब्रेंट गुजरात, ये 10th वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम था और ये 2003 में शुरू हुआ था। ये वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम 2003 से शुरू हुआ था। ये जनवरी 2023 में निर्मला सीतारमण ने 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने अरब डॉलर पहुंचने का लक्ष्य दिया है? 2047 विकसित भारत होगा और भारत की जीडीपी होगी 30 अरब डॉलर होगी। और पूछा है कि वर्तमान में हमारी जीडीपी कितनी है? वर्तमान में जीडीपी हमारी है 5.2 है। लो जी, 5 अरब होगी हमारी जीडीपी? ये गलत है। हमारी जीडीपी अभी तो 3.7 है।
हमारी जीडीपी अभी 3.7 है और लक्ष्य हमारा 30 का है। ये थोड़ा गलत हो गया, भारत की जीडीपी अभी 3.7 अरब डॉलर है। ये उत्तर तो ये सी लगा रखा है, लेकिन हमारी जीडीपी अभी 3.7 अरब डॉलर है और लक्ष्य हमने 30 का ले रखा है। क्या बात है, ठीक है। अभी भारत की जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी है अभी वर्तमान में, क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी है। दुनिया की सबसे अधिक जीडीपी वाला देश कौन सा? अमेरिका है। उसकी जीडीपी का आकार कितना है और विकास दर कितनी है? अमेरिका की भी 30 ट्रिलियन नहीं है, हम कह रहे हैं हमारी हो जाएगी 30 ट्रिलियन। अमेरिका की अभी 23.3 ट्रिलियन है। दुनिया में जीडीपी के हिसाब से सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है। दूसरे नंबर पे चाइना की है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथा देश है जर्मनी, और दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है। ये जीडीपी में भारत है। और छठे नंबर पे यूके है, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है। ये जीडीपी के हिसाब से है। भारत की जीडीपी जो है वो 3.7 अरब डॉलर है और अमेरिका की कितनी है? 23.3 ट्रिलियन है। अमेरिका की 23.3 ट्रिलियन है। तो ये डेटा आपने याद करना है। पहले नंबर पे अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत और यूके। उसके बाद सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बार्नीहाट है। बार्नीहाट मेघालय में है। कहते हैं सबसे प्रदूषित यही शहर है। ये देखो, ये कह रहे हैं कि शीर्ष स्थान पर है और स्थिति बड़ी गंभीर है और यहाँ प्रदूषण बहुत है मेघालय में। मेरे को तो बड़ा अजीब लगा, मेघालय तो साफ होना चाहिए था, बरसात होती है, मौसम वैसे ही साफ रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों रहा। देखें दोबारा इस रिपोर्ट को। ये बर्नीहाट जो है मेघालय के मेघालय में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आ रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल टाउन है बर्नीहाट। यही ठीक लिखा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी राजस्थान और मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच में अभी अभी 3 नदियों को जोड़ने का एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, ये एमओयू साइन किसके साथ हुआ है? कौन कौन सी नदियां जुड़ेंगी? पार्वती, काली सिंध, चंबल और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये सब जोड़ देंगे। ये एग्रीमेंट हुआ है हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान के जो हैं, भारत के जो हैं, ये शेखावत है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, और भारत सरकार की तरफ से वो थे, हमारे जल शक्ति मंत्री थे। अभी हाल ही में केन बेतवा को भी जोड़ा गया है। केन बेतवा जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की, इनको भी इंटरलिंक किया गया है। अब नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट हो रहा है, चल रहा है। भारतीय श्रम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयज एंड सोशल आउटलेट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में बेरोजगारी दर कितने % रहने का अनुमान है? 5.2% रहेगी। ग्लोबल जीडीपी कितनी रहेगी? 5.2 रहेगी। तो 2016 के अंदर देखो, आपको पता है कि रिपब्लिक डे पे भारत में सबसे ज्यादा बार भारत के मुख्य अतिथि जो रहे हैं ना, वो फ्रांस के राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार आए हैं। फ्रांस वाले भारत में फटाफट आ जाते हैं।
आइए देखते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों को नाम देखते हैं। 2016 में कौन हमारे गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि था? फ्रांसिस होलांदे, जेड़ा होंदा है होलैंड दे, फ्रांसिस होलांदे। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, फ्रांसिस होलैंडे, होलैंड। ठीक है, ये याद हो गया। 2008 में कौन आया था? 2008 में फ्रांस का से हमारा चीफ गेस्ट कौन था? निकोलस सरकोजी। क्या नाम था? निकोलास सरकोजी। ये भी याद हो जाएगा। और उसके बाद 1998 में फ्रांस का कौन सा राष्ट्रपति भारत आया था? उसका नाम था जैक शिराक। क्या नाम था? जैक शिराक। ये भारत में आया था, जैक शिराक। ये फ्रांस का राष्ट्रपति था। और अब 23 में कौन आए हैं? इमैनुअल मैक्रोन आए हैं। भारत और फ्रांस कौन से वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में मनाने पर सहमत हुए हैं? 2026 को। भारतीय मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार 122 वर्षों में भारत का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? भारत का सबसे गर्म वर्ष रहा 2016। 2016 सबसे गर्म रहा। दूसरा गर्म वर्ष रहा 2023 रहा। ये 2 नंबर पे है। ये 1901 से लेकर 2022 तक की रिपोर्ट्स हैं। इन सालों में गर्मियां बढ़ रही हैं, तो सबसे गर्म 2016 रहा। अरविंद पानगड़िया ने किस यूनिवर्सिटी से स्नातक व डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है? ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। एक क्वेश्चन अरविंद पानगड़िया का आ सकता है। आगे देखते हैं, अरविंद पानगड़िया किस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं? ये नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार के चांसलर भी हैं अरविंद पानगड़िया। ये पुरानी यूनिवर्सिटी है। अरविंद पानगड़िया, एर हट गया। अरविंद पानगड़िया किस बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री रह चुके हैं? एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री रह चुके हैं। इन्होंने जगदीश भगवती के साथ मिलके, अरविंद पानगड़िया ने जगदीश भगवती के साथ मिलकर कौन सी किताब लिखी है? वाई ग्रोथ मैटर्स। कौन सी किताब लिखी है? वाई ग्रोथ मैटर्स किताब लिखी है इन्होंने। और देखते हैं आगे, क्वेश्चन पे आते हैं। अरविंद पानगड़िया को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत का 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। पहला तो हमारा होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण। 2012 में मिला था इसे पद्म भूषण। अरविंद पानगड़िया को कौन से वर्ष G20 के लिए शेरपा अपॉइंट किया गया था? 2015 की जो G20 की बैठक थी, उसमें ये भारत के शेरपा भी थे। तो शेर है भारत का ये। आगे देखते हैं, 10th वाइब्रेंट ग्लोबल में गांधीनगर में यूएई के किस राष्ट्रपति ने भाग लिया? वो है मोहम्मद बिन जायद अल नान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नान। ये यूएई के राष्ट्रपति हैं। यूएई के प्रधानमंत्री का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री थे अब जो मैंने बोले, ये राष्ट्रपति थे। ये है वाइब्रेंट गुजरात कौन से वर्ष शुरू हुआ था? 2003 में शुरू हुआ था। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 10वीं वाइब्रेंट ग्लोबल सम्मेलन गांधीनगर में भाग लिया था? वो है तोशिहिरो सुजुकी। नाम है एक आदमी का, तोशिहिरो सुजुकी। ये हीरो थी, हीरो सुजुकी याद हो जाएगा आपको। ये मालिक है उस कंपनी के। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनानी घोषित हुई है। कौन सी तारीख को? 15 नवंबर को। कौन सी तारीख को मनाई जाएगी? 15 नवंबर को मनाई जाएगी। भारत की बैंकिंग प्रणाली में एनपीए कितने प्रतिशत है आजकल? आजकल मतलब अब 4% है। भारत की कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का प्रतिशत क्या है? भारत में जितने भी लेन देन होते हैं उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन का परसेंटेज क्या है? 46% डिजिटल होते हैं आजकल। भारत के 46% ट्रांजैक्शन डिजिटल होते हैं, 46%। भारतीय डिजिटल इंडिया अभियान कौन से वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। भारत का पहला देसी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? कैरियर कौन सा है? यह है आईएनएस विक्रांत।
क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत, भारत में बना है। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में से अभी बहुत सारे ऐसे कानून है जो अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिए हैं, उनकी संख्या 63 है। ये पार्टनरशिप एक्ट में से 63 ऐसे कानून थे जो अपराध माने जाते थे, लेकिन उनको अपराधों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। अब जन विश्वास अधिनियम लाए हैं अभी, इसमें कितने प्रावधान ऐसे हैं जिनको कि आज, पहले उनको मानते थे कि क्रिमिनल मानते थे, लेकिन उनको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में 183 एक्ट हटाए गए हैं। तो मोदी जी अब सफाई कर रहे हैं एक्ट्स की। दिसंबर 2023 में भारत में यूपीआई कितने रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुए? दिसंबर एक महीने में 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं, बहुत ज्यादा हैं। अब उनकी वैल्यू पूछी गई है, कितने लाख करोड़ के यूपीआई लेन देन अभी हुए हैं हमारे देश में। इनकी संख्या मुझे बताएंगे, 18 लाख होनी चाहिए करोड़, 18 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ भारत में यूपीआई लेन देन हुए हैं। ये वैल्यू हुई 18 लाख करोड़ की। भारत में पहले कितने एयरपोर्ट थे, अब कितने हो गए? ये बजट से पहले सरकार ने बताया है। भारत में पहले एम्स एयरपोर्ट थे 74, अब मोदी जी के आने के बाद 10 सालों में 149 बढ़ हो गए हैं टोटल। इतने सालों से अब एकदम कर दिए, दुगने कर दिए मोदी जी ने। भारत में पहले कितने एम्स थे, पहले नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है? पहले भारत में 90,000 हाईवे थे, अब 1,46,000 हाईवे हो गया। हमारे शहर से भी NH 911 निकलने लग गया है, तो हाईवे की संख्या बढ़ गई है। किस योजना के तहत सरकार ने समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध करवाए हैं? नमो ड्रोन दीदी। कितने ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे? 15,000। और ये योजना 2024, 25 और 25-26 के लिए है। मुद्रा योजना के अंतर्गत देश में कुल कितने करोड़ के लोन दिए गए, उनमें से कितने लोन महिलाओं को मिले हैं? टोटल मुद्रा योजना में माइक्रो यूनिट से डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी में 46 करोड़ लोन दिए गए, महिलाओं को 31 करोड़ महिलाओं को मिले हैं। तो ये एक नंबर वाला डेटा सही है, 46 में से महिलाओं को 31 मिले हैं। भारत में कितने एम्स थे और कितने मेडिकल थे 2014 में? 2014 में सिर्फ भारत में 7 ही एम्स थे और 390 मेडिकल कॉलेज थे। और भारत सरकार मोदी जी के आने के बाद में अभी कितने एम्स नए खोले गए हैं? भारत में अब नए एम्स खोले गए हैं, 16 नए एम्स खोल दिए हैं और 315 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं। ये नए हैं, ये नए 10 सालों में, लास्ट डिकेड्स में कितने खोले गए, 10 सालों में कितने खोले गए? पहले 7 ही एम्स थे 75 सालों में, 60 सालों में, अब 10 सालों में 16 खोल दिए। ये है 1958 और 1962 में ब्राजील के लिए विश्व कप जीता था फुटबॉल का। उस समय स्ट्राइकर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो थे मारियो जगालो, जिगैलो, जगालो, जगालो इसको, मारियो जगालो। तो ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? फीफा की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन था ये, आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ बना लीजिए और ऑल द बेस्ट आपको जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज के इतना बहुत है। आप सब लोग पीडीएफ बनाइए।
ओके गुरप्रीत, थैंक यू सो मच। यशपाल, थैंक यू। बना लीजिए पीडीएफ, मैं भी बना लेता हूं, आप भी बना लीजिए पीडीएफ। आप में से कितने स्टूडेंट का एग्जाम है एसबीआई का, कृपया मुझे बताएंगे। आप में से कितने लोगों का एसबीआई का एग्जाम है? पीडीएफ बना लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गुरप्रीत, ऑल द बेस्ट आपको, थैंक यू, धन्यवाद गुरप्रीत। पवन ऑल द बेस्ट आपको, आपको भी। रमन आपका भी एग्जाम है, ऑल द बेस्ट आपको रमन। जिनका भी एग्जाम है, यशपाल का भी एग्जाम है, ऑल द बेस्ट आपको सुबह के लिए। अच्छे से नहीं, पीडीएफ आपको मिल गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट आपको सभी को।